ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोहित और अनिका अपनी गाड़ी में बैठकर बच्चों को गुलेरिया हाउस वापस छोड़कर अपने मारवा हाउस की तरफ गाड़ी बढ़ा देते हैं। कुछ टाइम के बाद ही गाड़ी मारवा हाउस के बाहर रुकती है। अनिका जल्द से जल्द गाड़ी से उतरती है क्योंकि वह काफी थक चुकी थी और जाकर आराम से अपने बेडरूम की तरफ अपना कदम बढ़ा देती है। तो यही मिस्टर रोहित मारवा उसके फोन पर कॉल आ जाता है। रोहित अपने कॉल को अटेंड करने लग जाता है। तब तक अनिका अपने बेडरूम में जाकर अपने कपड़े चेंज कर चुकी थी और अपने काम में व्यस्त हो चुकी थी। तभी रोहित भी अपने बेडरूम में अपने कदम बढ़ा देता है। रोहित जैसे ही अपने कमरे में आता है वैसे ही वह देख पा रहा था कि अनिका ने अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था। ऊपर से उसने आज ब्लैक कलर की नाइटी डाली थी जिससे कि रोहित बिल्कुल मदहोश हो गया था। उसके बालों के खुशबू से अब रोहित के सिर पर अनिका का नशा चढ़कर बोलने लग गया था, क्योंकि कहीं न कहीं रोहित को अनिका के बालों की जो मदमहक मोहक थी वह अपनी तरफ खींचने का काम करती है। रोहित अब सीधा अनिका के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और अनिका को पीछे से कमर से अपने दोनों की ग्रिप बनाकर पकड़कर खड़ा हो जाता है। अब अनिका पूछती है, मिस्टर मारवा, यह आप क्या कर रहे हो? अब रोहित कहता है, कुछ नहीं, अपने बीबी को हग कर रहा हूँ। भाई, इसमें क्या परमिशन लेने वाली बात है क्या? रोहित के ऐसे हाजिर जवाबी सुनकर अनिका भी परेशान हो जाती है। अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, आप लिमिट क्रॉस कर रहे हो। मैं कई दिनों से देख रही हूँ आप ज्यादा ही आपके सिर पर प्यार का नशा चढ़कर बोल रहा है। अब रोहित कहता है, मेरी अनिका, अब मैं क्या करूं? प्यार ऐसा ही होता है। अब अनिका प्यार से कहती है, रोहित, यह सब बकवासबाजी बंद करके मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अब रोहित अपना प्यार वाला बिखार छोड़कर मुद्दे की बात पर आ जाता है और अनिका से कहता है, अनिका, बोलो, तुम क्या कहना चाहती हो? अनिका कहती है, चलो बेड पर बैठते हैं, उसके बाद ही बातें करते हैं। रोहित और अनिका दोनों ही अपने बेड पर बैठ जाते हैं। अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, दरअसल बात ऐसी है कि मुझे इंस्पेक्टर अरबाज से मिलने जाना होगा, क्योंकि इंस्पेक्टर अरबाज का कॉल आया था। तो मैंने तब उस टाइम पे उसे मैसेज सुबह के लिए कर दिया था, लेकिन आप यहाँ पर नहीं थे और बच्चों ने जिद की, इस वजह से मैंने उन्हें हाँ कर दिया। बच्चों को और इंस्पेक्टर अरबाज को मैसेज सेंड कर दिया था। मैं आज नहीं, आपके साथ कल मीटिंग करती हूँ। अब इंस्पेक्टर अरबाज का बात आते ही रोहित ना करता है, क्योंकि पुराने समय में इंस्पेक्टर अरबाज के काफी एहसान रोहित और अनिका के ऊपर भी थे। अब वह भी हामी भर देता है और फिर कहता है, अनिका, तुम जा सकती हो। किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो या तुम्हारे सामने कोई भी ऐसी डील रखे तुम्हें अकेले से हैंडल नहीं होगी, तो तुम मुझे उस बारे में पहले बताना, उसके बाद उस चीज को फाइनल करना। अब अनिका भी रोहित की बात से बिल्कुल सहमत थी। अनिका हाँ में अपना सर हिलाती है और रोहित के बात का आंसर देती है। उसके बाद अब रोहित कहता है, अनिका, लेकिन तुम संभल कर हर पॉइंट पर कदम रखना, क्योंकि अभी वह शेरनी का कोई भी दांव हमारे सामने नहीं आया है, क्योंकि अक्सर घायल शेरनी आराम से बैठी रहती है, वो भी शिकार करने के लिए। जब उन्हें लगता है कि अब मुझे हमला करना चाहिए तो वह उसी टाइम हमला करती है, जब शिकार उसके पंजे के नीचे आ जाए। अब अनिका भी हामी भरती है और फिर कहती है, हाँ मिस्टर मारवा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि अभी तक भी ऐसा कोई मुद्दा हमारे सामने नहीं आया जो दमयंती के साथ जुड़ा हो। अब रोहित और अनिका आराम से अपने बेड पर बैठ जाते हैं। रोहित वॉशरूम की तरफ चला जाता है, उसके बाद अपने कपड़े चेंज करके वापस अपने बेडरूम में आ जाता है। अब दोनों आराम से लेट जाते हैं। फिर अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, मुझे जल्दी सोना होगा,
क्योंकि मुझे जल्दी उठकर इंस्पेक्टर अरबाज के पास जाना है। उसके बाद मैं बच्चों के साथ मिलने के लिए गुलेरिया हाउस भी जाऊंगी। रोहित हाँ में अपनी सर हिला देता है। रोहित और अनिका दोनों आराम से बेड पर लेट जाते हैं, लेकिन रोहित की आंखों से नींद कोसों दूर थी। अब अनिका रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा, क्या हुआ? मैं काफी देर से देख रही हूँ कि आप सोने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बार बार आपकी आंखें आपका साथ नहीं देती और वह बार बार खुल जा रही है। ऐसा लग रहा है कि आपको नींद तो आई है, लेकिन आप सोना नहीं चाहते। अब रोहित कहता है, हाँ अनिका, तुम सही कह रही हो, क्योंकि इतने दिनों के बाद बच्चे हमारे पास आए हैं और हमने उन्हें गुलेरिया हाउस छोड़ दिया है। क्योंकि बच्चों की रिक्वेस्ट थी, इसलिए अगर किसी और की बात होती तो शायद मैं उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता और अपने बच्चों को वापस लाता। लेकिन मैं और तुम्हें यही कहूँगा, ज्यादा से ज्यादा हमें बच्चों के साथ ही टाइम स्पेंड करना चाहिए। बल्कि मैं यह कह रहा हूँ, अगर तुम जाओ तो बच्चों को कल साथ लेकर आना। अब अनिका भी हाँ में भर देती है। अब रोहित आराम से लेट जाता है और फिर कहता है, हाँ अनिका, एक और बात। क्योंकि अब अनिका कहती है, हाँ मिस्टर मारवा, बोलिए, क्या बात है? अब रोहित कुछ नहीं कहता और चुप हो जाता है। अब अनिका आराम से बैठ जाती है और रोहित को थपथपाते हुए कहती है, मिस्टर मारवा, आप सो तो नहीं गए? मैं अपनी लाइन को छोड़ के। अब रोहित कहता है, नहीं अनिका, दरअसल बात ऐसी है, इस बारे में मैं फिर कभी बात करूंगा। अभी हमें सो जाना चाहिए, क्योंकि सुबह तुम्हें जल्दी जाना है और मुझे भी ऑफिस में काफी ज्यादा काम करना है। अब अनिका रोहित की बात पर हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। रोहित अपने एक हाथ को सीधा कर लेता है और अनिका उसके बाजू पर अपना सिर रख लेती है। अब रोहित दूसरे हाथ से अनिका को अपने गले में रोहित के हाथ को सीधा करके उससे अपना बाजू के ऊपर अपना सिर रख लेती है और आराम से अपनी आंखें बंद करके रोहित की तरफ अपना चेहरा करके लेट जाती है। अब रोहित भी कुछ टाइम तक तो ऊपर पंखे की तरफ देखता रहता है। उसके बाद वह भी अनिका की तरफ अपना चेहरा कर लेता है और उसके चेहरे पर किस करता है और गुड नाइट अनिका बोलकर आराम से लेट जाता है। दूसरी सुबह का टाइम था। अनिका और रोहित अपने डेली रूटीन, डेली वर्क को, उसका काम जो होता है, अपनी जिम के लिए निकल चुका था और आने के बाद ऑफिस भी निकल जाता है। लेकिन अनिका अभी तक नहीं उठी थी। ऐसा हो नहीं सकता कि रोहित उसे उठाए, इसलिए रोहित अपने ऑफिस जा चुका था। अनिका भी सोकर उठती है तो वह टाइम देखती है, लेकिन टाइम 12 बज चुके थे। अनिका जल्दी से रेडी होती है, क्योंकि उसने इंस्पेक्टर अरबाज को 1 बजे का टाइम दिया था। उससे पहले ही अगर वो नहीं पहुंची तो शायद इंस्पेक्टर अरबाज उसका इंतजार करते हुए वापस अपने ऑफिस के लिए निकल न जाए। इसलिए जल्दी से जल्दी अनिका उससे मिलना चाहती थी। अनिका जल्दी से तैयार होकर और अपने कपड़े चेंज करके अपना फोन लेकर और गाड़ी की चाबी उठाकर जल्दी से वहां से निकल जाती है। बाहर आने के बाद मारवा हाउस के बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठती है और गाड़ी को स्टार्ट करती है। जो इंस्पेक्टर अरबाज ने उसको मैसेज में एड्रेस सेंड किया था, वह वहां पर जाने की बिल्कुल पूरी तैयारी कर लेती है। कुछ समय के बाद अनिका की गाड़ी सड़क पर चलने लग जाती है। कुछ ही टाइम के बाद वहां एड्रेस पर पहुंच जाती है जो इंस्पेक्टर अरबाज ने उसे वह एड्रेस सेंड किया था। यह एड्रेस एक कैफे का था, जहां अक्सर पहले भी अनिका और इंस्पेक्टर अरबाज अपने किसी टॉपिक या मुद्दे पर डिस्कशन करते थे। आज फिर अनिका वहां पर आ गई थी। उसको पुरानी बातें उसकी ताजा हो गई थी, क्योंकि उस वाले एरिया और उस कैफे में ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती थी। इसको देखकर अनिका भी कहीं न कहीं संतुष्ट हो जाती है। आज भी इंस्पेक्टर अरबाज को मेरी अच्छी बात अरबाज को पता है कि मुझे भीड़ भाड़ वाला एरिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वह सोचती सोचती आगे अपनी कदम बढ़ा देती है। अच्छा हुआ इस कैफे में ज्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि अनिका को पहले से ज्यादा भीड़ भाड़ अच्छी नहीं लगती थी।
अनिका जब अंदर कैफे में जाती है तो वहाँ देखती है कि इंस्पेक्टर अरबाज ने कैफे में किसी एक कोने में अपनी टेबल बुक करा रखी थी। जब वह वहाँ जाती है तो वो उस टेबल पर इंस्पेक्टर अरबाज पहले से ही बैठे हुए थे, उसके ही आने का इंतजार कर रहे थे। उसके साथ एक आदमी और भी बैठा हुआ था। जब अनिका इंस्पेक्टर अरबाज के पास जाती है तो इंस्पेक्टर अरबाज अनिका को देखते ही हेलो करते हैं। अनिका भी बदले में इंस्पेक्टर अरबाज से हेलो के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। दोनों हेलो करते हैं। हेलो इंस्पेक्टर अरबाज, आप कैसे हो? तभी इंस्पेक्टर अरबाज कहते हैं, हाँ मिस अनिका, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज टेक योर सीट। इतना कहने के बाद अनिका उसके सामने वाली सीट पर बैठ जाती है। दोनों बैठने के बाद इंस्पेक्टर बस 3 कॉफी ऑर्डर कर देता है। अनिका कहती है, नहीं बस रहने दो। तभी इंस्पेक्टर अरबाज कहता है, लंबे टाइम के बाद मिले हैं तो 1 कॉफी तो बनती है। तभी वेटर आता है और ऑर्डर लेकर चला जाता है। वेटर के चले जाने के बाद से इंस्पेक्टर अरबाज अपनी शादी की तरफ इशारा करते हुए अनिका को दिखाते हैं। यह विशाल है, इसी के केस में मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है। अब अपने साथी विशाल से कहते हैं, विशाल यह है अनिका। अनिका एक बहुत बड़ी डॉक्टर है और इस केस में हमारे और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर अमृता ही हमारी मदद कर सकती हैं। इंस्पेक्टर अब्बास की बात सुनकर विशाल के होश उड़ गए थे। अब अनिका विशाल की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और हेलो करती है। इसके बाद इंस्पेक्टर अब्बास अनिका को बताते हैं, अनिका दरअसल जब ऑफिसर भूमिका किडनैप हुई थी तब वह केस के सिलसिले में वहां से गए हुए थे। दरअसल उन लोगों को खबर मिली थी कि कुछ लोग मेंटल हॉस्पिटल में बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। यह काफी खतरनाक खेल खेल रहे हैं, लेकिन वे लोग इतने शातिर हैं कि उन्हें कोई भी सबूत कहीं पर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन हमें कुछ दिन पहले ही ऐसा इंसान मिला है जो बहुत ही अजीब था। उसकी हरकतें देखकर कोई नहीं बता सकता था कि यह कोई इंसान है या कोई जानवर है। हालांकि उसकी हरकतें और आंखें बिल्कुल एक जानवर की तरह ही थी। उसने कई लोगों को इतनी बुरी तरह से जख्मी कर दिया था कि उसका वह बचना मुश्किल हो गया था। उसका ऑरा ऐसा था जैसे कोई जंगली जानवर अपने किसी शिकार को मार रहा हो। अब जब तक उसे पकड़ा नहीं जाता तब तक हम काफी परेशान हैं। तब तक वह व्यक्ति आगे की तरफ बढ़ गया था, लेकिन वह इतनी जोर से भागा कि उसने सड़क पर किसी तरफ नहीं देखा, जिससे एक गाड़ी ने उसे साइड से आकर टक्कर मार दी, जिसके कारण वह काफी जख्मी हो गया था। उसकी जान भी चली गई। जब हमने उसका पोस्टमार्टम किया तो पता चला कि उसके डीएनए के साथ छेड़छाड़ करी गई है या उसके अंदर किसी जानवर का डीएनए डाला गया था, जिससे वह ऐसा बर्ताव कर रहा था। जब हमने उसकी तलाश जारी रखी और काफी टाइम के बाद हमें पता चला कि वह उसमें मेंटल हॉस्पिटल का ही मरीज था। इंस्पेक्टर अब्बास अब अपनी बातें आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हमें इस केस को सॉल्व करने के लिए तुम जैसी डॉक्टर की जरूरत है। प्लीज अनिका, हमारी बात को मना मत करना। प्लीज इस केस को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करो और मैं पहले से ही उसका डीएनए तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, ताकि आने वाले फ्यूचर या किसी भी टाइम तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम्हें इसके जरिए ही कुछ आगे की तरफ अपने कदम बढ़ा सकती हो। इंस्पेक्टर अब्बाज की सारी बातें सुनकर अनिका कहती है, इंस्पेक्टर अरबाज, शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं काफी समय पहले ही अपनी याददाश्त खो चुकी हूँ। मैं पहले अपनी डॉक्टर अमृता की तरह तो काम नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे इतना डीपली नॉलेज नहीं रही। लेकिन हाँ, मैं आपका यह काम करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं करूँगी। इसलिए मेरी तरफ से आप इतना मुझ पर डिपेंड ना हो, ताकि मैं आपका पूरा काम कर सकूं। अब इंस्पेक्टर अरबाज कहते हैं। अब अनिका के बात सुनकर इंस्पेक्टर अरबाज पहले तो 2 मिनट के लिए शांत हो जाते हैं और अनिका की लगातार निगाहें इधर से उधर बनी हुई थी, जैसे कि वह कुछ समझने और जानने की कोशिश कर रही थी। तभी इंस्पेक्टर अब्बास अनिका से कहते हैं, अनिका, तुम्हें जितना टाइम लेना है तुम ले सकती हो,
लेकिन मुझे पता है तुम हमारे यानी कि तुम मुझे पूरी हेल्प करोगे। तुम्हारे जरिए ही हमारी पूरी हेल्प हो सकती है। मुझे यह भी बात पता है कि जब तक तुम किसी काम के बारे में सोचने या फिर ठान लेती हो, वह काम कहीं न कहीं पूरा होकर ही रहता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह काम कभी अधूरा रहा हो। अब इंस्पेक्टर के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर अनिका के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। कुछ समय के बाद वेटर अंदर आता है और कॉफी लेकर आकर टेबल पर रख कर चला जाता है। अनिका और इंस्पेक्टर अरबाज और विशाल तीनों ही आराम से बैठकर सिप सिप से करके कॉफी पी रहे थे, लेकिन अनिका की अब भी नजर काफी इधर उधर जा रही थी, मानो वह पूरी की पूरी बात को समझने और उस पर लॉजिक ढूंढने का पूरा काम कर चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ करण गुलेरिया को आज अच्छे से सोए हुए पूरे 2 दिन बीत चुके थे, क्योंकि पिछली रात से लेकर आज तक करण गुलेरिया जब सोकर उठे और दिनों के मुकाबले वह भी काफी लेट उठे थे, क्योंकि पूरी रात जागने के बाद सुबह के टाइम ही वह सो पाए थे। लेकिन करण गुलेरिया काफी परेशान होने के साथ साथ उनकी परेशानी उनके चेहरे पर अब साफ साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि जो स्वाति मल्होत्रा को वो बहुत पहले ही अपनी यादों से मिटाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वह इतनी उभर कर छवि उनके सामने आ रही है, मानो वह गुहार लगा रही हो कि मुझे अब स्वाति मल्होत्रा से मिलना है, वह मेरे पास क्यों नहीं आ रही। काफी सारे सवाल उनके दिमाग में चल रहे थे। इसके रहते वह कभी करंट में जो चल रहा है उसके बारे में सोचने विचारने की क्षमता उनमें अब बिल्कुल भी नहीं थी। वह बस अपने ख्यालों की दुनिया में ही खोए हुए थे। करण के जैसे ही आंख खुलती है, उसने अपने सामने श्रेया और आकाश को देखता है। तभी वह पूछता है, क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी आकाश कहता है, आज काफी टाइम हो गया, लेकिन आप उठकर नीचे बच्चों के खिलाने के लिए नहीं आए, तो मुझे आपके रूम में आना पड़ा, क्योंकि काफी टाइम बहुत लेट हो चुका है। इसलिए मुझे लगा कि कहीं आपकी तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं हो गई। इसी चलते मैं और श्रेया दोनों ही ऊपर आपके पास आ गए हैं। अब करण गुलेरिया कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, रात को थोड़ा सा हल्का सा फीवर था, इसलिए मैंने मेडिसिन ले ली थी, और वह खाने के बाद सुबह में टाइम के समय मेरी आंख लग गई थी, इस वजह से मैं थोड़ा ज्यादा देर तक सोता रहा, और कोई बात नहीं है बेटा। अब करण गुलेरिया भले ही झूठ बोल रहे थे, लेकिन आकाश से साफ साफ देख पा रहा था कि करण गुलेरिया पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उनके बॉडी लैंग्वेज यानी कि उनके फेस एक्सप्रेशन उनका झूठ का साथ बिल्कुल नहीं दे रहे थे, जिस कारण से आकाश को पता चल जाता है वह किसी स्ट्रेस या किसी तरह की टेंशन ना लेके अपनी नींद और सब कुछ गंवा रहे हैं। ऐसे में अब आकाश के पास एक ही काम था कि वह करण से सारी की सारी बातें पूछे, जिसने करण को नीचे से लेकर ऊपर तक हिला दिया है और मेंटली तौर पर डिस्टर्ब कर दिया है। तभी आकाश श्रेया से कहते हैं, श्रेया, पापा उठ गए हैं, चलो उनके लिए चाय का प्रबंध करो, अभी मैं उन्हें नीचे लेकर ही आता हूँ। अब श्रेया आकाश की बात सुनकर नीचे की तरफ अपना कदम बढ़ा देती है। तभी आकाश अपने पापा के सामने बैठ जाता है और अपने करण गुलेरिया का हाथ अपने हाथों में ले लेता है। फिर पूछता है, पापा आपको क्या हुआ है? क्योंकि आज से पहले तो मैंने आपकी जो यह हरकत है, जो आपकी हालत है, यह मैंने कभी नहीं देखी। जब आप बीमार थे शायद मैंने तब भी ऐसे कोई हरकत नहीं देखी थी। अब आकाश की बात सुनकर करण गुलेरिया काफी हैरान हो जाते हैं कि इसे कैसे पता चला कि मैं परेशान हूँ किसी बात को लेकर। तभी आकाश कहता है, अगर आप यह सोच रहे हैं कि मुझे कैसे पता चला, तो मैं आपकी छवि हूँ, मैं आपको अच्छे से देख सकता हूँ और यह पता लगा सकता हूँ। मैं एक शीशे का काम कर रहा हूँ, जो दिखाई दे रहा है बस उसी को सामने दिखा रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। अब आकाश के ऐसे उलझी बातों को सुनकर करण कहते हैं, आकाश पहेलियां मत बुझाओ और मुझे किसी तरह की कोई भी स्ट्रेस नहीं है,
तभी आकाश अपनी जगह से खड़ा होता है और अपने रूम की तरफ अपना कदम बढ़ा देता है। तभी अपने रूम में से एक टेबलेट निकालकर देख कर आता है, जो कि उसने अनिका से आकाश को दी गई टेबलेट थी। ये वही टेबलेट थी जो दिमाग को शांत करने की पावर देती है। अब करण जल्दी से उस टेबलेट को खा लेते हैं। करण गुलेरिया के रूम में आकाश अपने कदम बढ़ा देता है। जैसे ही वह उनके पास पहुंचता है तो करण गुलेरिया अपनी जगह से उठकर अपना चेहरा क्लीन करके आराम से खड़े हो चुके थे। वह आकाश को देखकर आगे की तरफ आ जाते हैं और फिर कहते हैं, देखो मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो नीचे चलते हैं। तभी आकाश उन्हें चेयर पर बैठा देता है और फिर कहता है, यह लो पापा टेबलेट, और पानी का गिलास उनके हाथ में भी थमा देता है। फिर आकाश करण से कहता है, यह टेबलेट खा लो, उसके बाद आपको सब अच्छा और बेहतर लगेगा। अब करण गुलेरिया पूछते हैं, यह किस तरह की और कैसी टेबलेट है? तभी आकाश कुछ नहीं कहता, बस ऐसे ही फीवर की है तो आप ले सकते हो, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, कोई भी ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब फीवर की बात थी तो अभी उसने कहा था कि मुझे फीवर था, इसलिए करण गुलेरिया वो टेबलेट ले लेते हैं। कुछ टाइम के बाद ही अब मेडिसिन अपना पूरा असर दिखा चुकी थी। अब वह बिल्कुल शांत लग रहे थे और एकदम फ्रेश लग रहे थे, जैसे कि अभी अभी सोकर उठे हैं। वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा हाउस में किशन और अंजलि आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि अभी तक क्रिस नहीं आया है, उसे 1 वीक हो चुका है। तभी जल्दी से अंजलि और क्रिस दोनों ही श्वेता के रूम में जाते हैं और वो कहते हैं, क्या तुम्हारी क्रिस से बात हुई है? क्योंकि हम काफी टाइम से फोन लगा रहे हैं, या यह कहें कि हम रात से कॉल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा है। क्या तुम्हारी क्रिस से बात हुई है? तभी श्वेता कहती है, हाँ मम्मा, मेरी बात आज नहीं हुई, 2 दिन पहले ही हुई थी, लेकिन मैं भी फोन ट्राई करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन क्रिस का फोन नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं भी काफी परेशान थी और मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप लोग भी परेशान हो जाते। अब अंजलि काफी परेशान हो उठी थी और आराम से श्वेता के बेड पर बैठ जाते हैं। फिर श्वेता से पूछते हैं, तुम्हारी लास्ट टाइम कब बात हुई थी और उसने क्या कहा था? अब श्वेता सारी बात जल्दी से डिटेल्स में अपने मॉम डैड को बता देती है। श्वेता की बात सुनने के बाद अब अंजलि काफी परेशान होने लग जाती है। उसे पसीने उसके माथे पर साफ साफ दिखाई दे रहे थे। यह सब अपने बेटे के फिक्र की थी, क्योंकि एक माँ के लिए उसके बच्चे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और अब तो बात उसके अपने बेटे के ही सवाल का आता है, जो कि 1 वीक से उसे किसी तरह से उससे बात नहीं हुई थी। ऐसे में एक माँ अपने कलेजे को कैसे थाम सकती है? अब श्वेता अपनी माँ के पास आती है, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, माँ परेशान मत हो, क्योंकि भाई जल्द आ जाएगा। शायद किसी कारण से उसके फोन की बैटरी ऑफ हो गई है और वह हम तक आने की कोशिश कर रहा हो, तो इस वजह से अभी हमें कुछ नहीं कहना, अभी हमें सुबह होने तक उसका वेट करना होगा। अब अंजलि भी हामी भर देती है और किशन भी अंजलि को आश्वासन देते हुए कहते हैं, हमारी बेटे को कुछ नहीं होगा, आराम से आ जाएगा। तभी श्वेता बार बार अपने भाई को मैसेज डाल रही थी और कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। तभी किशन कहते हैं, हमें अनिका से बात करनी होगी। तभी अनिका की बात आने से अब श्वेता कहती है, पापा अभी बच्चों की छुट्टी हुई है तो घर आए हैं, तो दीदी अपने बच्चों के साथ व्यस्त होगी, इसलिए हमें अभी उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। उसके बाद जैसे ही सिचुएशन होगी हमें उसके अकॉर्डिंग ही आगे का डिसीजन लेना होगा। तब तक हमें सुबह होने का वेट करना होगा, तभी हमें किसी के बारे में आगे पता चल पाएगा। अब किशन भी हामी भर देता है, क्योंकि अब उन्हें रात से सुबह होने तक का वेट करना था। उसके बाद किशन कहते हैं, चलो अभी हमें अपने काम पर निकलना चाहिए। बाकी सभी अपने भाई को, श्वेता खासकर तुम कांटेक्ट करती रहना, क्या पता किस टाइम उसका फोन लाइन यानी कि नेटवर्क आ जाए।
तभी मिल जाने से वह तुमसे बात कर सकता है और बात होने से बस हमें एक बार यह पता लग जाए कि वह ठीक है और वह वहाँ पर बिल्कुल सेफ है, तो हमें किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। भले ही वह 1 से 2 दिन या उससे भी ज्यादा दिन तक वहाँ पर रह सकता है। अभी श्वेता भी अपने पापा की बात पर हामी में अपनी गर्दन हिला देती है। उसके बाद अंजलि को लेकर किशन नीचे की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है, लेकिन अंजलि अभी भी मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि कहीं न कहीं उसे एहसास हो रहा था कि मेरा बेटा किसी न किसी मुश्किल में जरूर है, किसी न किसी खतरे में जरूर है उसे, क्योंकि उसे नेगेटिव आभास होना स्टार्ट हो गया था। अब अंजलि अपने मन को तसल्ली देते हुए कहती है, मेरा बेटा आ जाएगा, वो बिल्कुल ठीक है, अब हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। अपने आप को यह लाइन कहने के बाद अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन घुमा फिराकर उसका ध्यान अपने बेटे की तरफ ही चला जाता है। दूसरी तरफ अनिका की कॉफी पूरी हो चुकी थी। इंस्पेक्टर अरबाज ने अपनी प्याली को कंप्लीट कर दिया था। अब आपस में दोबारा से बात करने लग जाते हैं। अब अनिका कहती है, देखो दरअसल बात ऐसी है कि मैंने डॉक्टरी का काम छोड़े हुए काफी टाइम हो गया है, क्योंकि मैं अभी हॉस्पिटल नहीं जाती तो मैं अभी उससे दूरी बनाकर ही रहना चाहती हूँ। उसके बाद जैसे ही मैं अपना वह काम दोबारा हैंडल में लूंगी, फिर से मेरी रूटीन बन जाएगी। शायद मुझे धीरे धीरे हर चीजें आसानी से बारीकी से याद भी आ जाएगी। अब इंस्पेक्टर अब्बास भी हामी में अपना गर्दन हिला देते हैं और फिर कहते हैं, लेकिन अनिका कितनी पावरफुल है। डॉक्टर होने के साथ साथ मैं यह लाइन अनिका को भी कहना चाहता हूँ। अब अनिका के चेहरे पर भी एक मिस्ट्री सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि वह समझ जाती है कि इंस्पेक्टर अब्बाज ऐसे हार मानने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। फिर अनिका भी हाँ कर देती है। तभी इंस्पेक्टर अब्बाज अपने पॉकेट में हाथ डालती हैं और एक सैंपल निकाल कर देते हैं, जिससे एक छोटा सा कैरी बैग था। उसके अंदर बर्न सैंपल था। अब अनिका भी डीएनए को चेक करने के लिए काफी एक्साइटेड भी थी, लेकिन वह अरबाज को यह सब नहीं दिखाना चाहती थी, क्योंकि अब उसके सामने एक नया मुद्दा आ चुका था। अनिका भी अब उसके सॉल्व करने में लगने वाली थी, क्योंकि यह भी हमारी इंसानियत के नाते काफी खतरा हमारे सामने आ सकता था। लेकिन तब तक यह हमारे खिलाफ या फिर हमारे आसपास रहने वाले लोगों को यह खतरा उन तक पहुंचे, उससे पहले ही अनिका उसे जड़ से मिटाना चाहती थी। जब इंस्पेक्टर अब्बाज ने उसे यह बात बताई थी, तभी उसके जहन में यह सभी लाइन आ चुकी थी। अब अनिका इंस्पेक्टर अब्बाज की तरफ देखे जा रही थी, क्योंकि वह चुप हो गए थे और अपनी बात को कहने के बाद। लेकिन इन बाद अनिका फिर इंस्पेक्टर अरबाज की तरफ देखकर बोलती है, कुछ और भी कहना चाहते हो क्या मिस्टर अरबाज? आप मुझसे ऐसे ही अनिका के मुंह से बातें सुनकर इंस्पेक्टर अरबाज ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम वापस स्पेशल डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लो। वैसे भी शायद तुम्हें मालूम नहीं होगा, लेकिन 6 साल पहले जब तुमने स्पेशल डिपार्टमेंट को छोड़ा था, जब तुम एक अजनबी थे और तुमने उस टाइम पे भी मुझे तुम्हें अपना डिपार्टमेंट ज्वाइन करने का ऑफर दिया था और तुमने ज्वाइन भी कर लिया था। लेकिन जब तुमने उस डिपार्टमेंट को छोड़ दिया था, तो हमने तुमसे एक साइन करवाए थे एक नोटिस पर, जिसे हमारे सामने कभी भी ऐसी मुसीबत आए जिससे कि हमारा डिपार्टमेंट सॉल्व नहीं कर पाएगा, उस टाइम पे तुम हमारा साथ दोगी। अब अनिका को यह बातें बिल्कुल झट से याद हो जाती है, क्योंकि अनिका को पता था कि उसकी याददाश्त नहीं गई है, लेकिन अभी इंस्पेक्टर अरबाज को नहीं पता था। अनिका हैरानी से इंस्पेक्टर अब्बास की तरफ देखती है और फिर कहती है, तुम्हें अब भी सारी बातें याद है? अभी तक तो तुम भूले नहीं। तभी इंस्पेक्टर अब्बास कहता है, अनिका, तुमने हमारे डिपार्टमेंट में ऐसे महान काम किया जिसे भुलाया नहीं जा सकता, जो आगे आने वाले टाइम में एक इतिहास के रूप में उजागर होगा। अनिका इंस्पेक्टर अब्बास की तरफ देखते हुए कहती है, आपको मेरे ज्वाइन करने से पहले सारे कंडीशन को पता ही होगा। अब इंस्पेक्टर
हाँ में अपना सर हिला देता है और स्पेशल डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, तो फिर मैं वापस आ सकती हूँ। अनिका अपने पूरी बात करने के बाद अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। अनिका ने अपनी बात में भूमिका का जिक्र इसलिए पहले कर दिया था कि अगर किसी को उस पर किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो अनिका की बात सुनकर अब इंस्पेक्टर अरबाज ने कहा, ओके मैम। अब अनिका के कंडीशन मानने के लिए वो बिल्कुल तैयार थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यह केस अनिका की हेल्प के बिना बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत पहले से ही वह अनिका की हर काबिलियत के बारे में अच्छे से जानते थे, चाहे वह फाइटिंग स्किल हो या फिर किसी भी केस को सॉल्व करना हो। अब इंस्पेक्टर अरबाज अनिका से हाथ मिलाते हैं और बाय कहते हैं, लेकिन अनिका भी अभी नजर इधर उधर किसी पर न जाते हुए उसी पर ही जा रही थी। अब अनिका कैफे से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और अनिका गुलेरिया हाउस की तरफ अपनी गाड़ी को मोड़ देती है। यही तो दूसरी तरफ आज गुलेरिया हाउस काफी चहक महक रहा था, क्योंकि उसके करण गुलेरिया के कहने से इसकी काफी अच्छे से डेकोरेशन की गई थी, क्योंकि आज पहली बार आकाश गुलेरिया अपने ऑफिस को लंबे टाइम के बाद ज्वाइन करने वाला था। इसलिए उसकी सजावट देख रेख सब कुछ श्रेया और करण गुलेरिया ने ही करवाई थी। एम्प्लॉय के चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी, वहीं सभी के आने का इंतजार कर रहे थे। ऑफिस के मुख्य दरवाजे पर लाल रंग की प्रिपरेशन से रेड कलर के बैलून और एक वेलकम पट्टी लगाई गई थी। ऑफिस में फूलों की रंग बिरंगी अच्छे से डेकोरेशन की गई थी, जिसमें गुब्बारे और फ्लावर्स के साथ साथ कॉम्बिनेशन भी किया गया था, जिससे कि पूरे ऑफिस में फ्लावर्स की महक इतनी तेज और अच्छी महक रही थी। मैं कोशिश करती हूँ कि 2 से 3 वीडियो पर डे अपलोड करूँ, लेकिन मेरा बच्चा छोटा है इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ। और प्लीज़ आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए।